सभी लोगों को नमस्कार। जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट सीआरई के लिए आए हुए हैं, और सीआरई क्यों करना चाहिए आप लोगों को पता भी है कि जो इसको हिंदी में कहते हैं सतत पुनर्वास परिषद, तो इसको हम लोग कहते हैं कि सीआरई। तो सीआरई इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप टॉपिक भी दिख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन द मेडिकल एंड साइकेट्रिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और आज समापन भी है। जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, तो आज सर्टिफिकेट भी आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो जैसा कि हम आप लोगों से ये बताना चाहते हैं कि टॉपिक का मकसद क्या है। भाई ये टॉपिक लिया गया तो क्यों लिया गया। टॉपिक स्पष्ट रूप से कह रहा है कि ये जो प्रोग्राम होते हैं ये मेडिकल एंड साइकेट्रिक एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी मानसिक रूप से, यानी देखा जाए तो मेडिकल के एस्पेक्ट्स के रूप से देखा जाए तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल इलनेस दो फेज होते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसी को पहले हम लोग मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता कहते थे, लेकिन बाद में इस पर थोड़ा सा ये किया गया कि ये मानसिक मंदता उचित शब्द नहीं है, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी बौद्धिक अक्षमता। तो जैसे कि बौद्धिक अक्षमता आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हम आप कर सकते हैं। तो साइकेट्रिक का रोल क्यों आया, क्योंकि इसलिए होता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं, कुछ ऐसे क्रियाकलाप होते हैं कि जिसके माध्यम से हम ये चीज़ ज़रूर जान लेते हैं। हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग ये ज़रूर जाने कि लोग कहते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ, जैसे लोग कहते हैं अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल, तो ये जो मतलब AAMR के हिसाब से ये जो प्रोसेस किया गया था कि ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, तो ये हमारी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी बच्चे के मतलब हम एक्टिविटी को देख के ये बता सकते हैं, हम उसके मतलब बॉडी के फिजिकल स्टेटस को देख के ये बता सकते हैं, उसके लैंग्वेज को देख के बता सकते हैं, उसके लोकोमोशन के आधार पे देख सकते हैं, उसके एजुकेशन के आधार पर देख सकते हैं, राइटिंग, रीडिंग, ये सब चीज़ों के जितने भी फेज होते हैं, हम किसी फेज पे जाके ये चीज़ देख सकते हैं कि ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी बौद्धिक अक्षमता जो होता है, तो ये कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी से भिन्न है। बौद्धिक अक्षमता जन्म से लेके 18 साल तक के फेज के तक होते हैं। 18 साल के बाद जो होते हैं ये माना गया है कि ये मानसिक बीमारी होती है, और मानसिक बीमारी ठीक की जा सकती है, लेकिन मानसिक मंदता को हम ठीक नहीं कर सकते। लेकिन एक्टिविटी से, कुछ ऐसी क्रियाकलाप करा के, साइकेट्रिक के माध्यम से, कुछ न्यूट्रिशन के माध्यम से, मैं आपसे बता दूं कि लोग कहते हैं कि जितना भी प्रोसेस होता है ये मानसिक, जैसे अभी लोग कहते हैं कि ब्रेन को क्या चाहिए। भाई ब्रेन क्या होता है कि एक मस्तिष्क है, और पूरे मस्तिष्क से पूरी बॉडी का संचालन है। अब आप ये चीज़ लोग कहते हैं कि हाइपोथैलेमस, ब्रेन में एक मैनेजर होता है जो पूरे मस्तिष्क को चलाता है, और ब्रेन का जो मैनेजर होता है, आप खुद सोचिए कि वो पूरे बॉडी को एक्टिविटी को करता है। जैसे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो मास्टर ग्रंथि होती है, और मास्टर ग्रंथि जो होती है वो एक प्रकार की क्या होती है कि वो बताती है हमें, आपको ये चीज़ बताने के लिए प्रेरित करती है कि जितना भी फेज होता है वो हमें बताती है कि मतलब आप ही सोचिए कि जितने भी फेज होते हैं, तो इसके आधार पर हम एक चीज़ कह सकते हैं कि जितने भी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, इनका एक क्लासिफिकेशन मतलब ये माना गया कि अगर इतना इतना मानक है, IQ लेवल देखा गया, मतलब ये बुद्धि लब्धि देख के ये आभास किया गया, तो उनकी एक्टिविटी के आधार पर। लेकिन ये जो हमने आपसे बताया कि मानसिक बीमारी को ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन बौद्धिक अक्षमता में हम सुधार कर सकते हैं, कुछ मतलब प्रैक्टिस के थ्रू, कुछ एक्टिविटी के थ्रू, कुछ इन्वायरमेंटल के थ्रू, कुछ न्यूट्रिशन के थ्रू हम उसमें सुधार ला सकते हैं। लेकिन इसको परफेक्ट रूप से ठीक करना असंभव हो जाता है कि वो सामान्य, क्योंकि तब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कई रीजन हो सकते हैं, उसके तमाम कारण भी हो सकते हैं। मेडिकल फेज की बात अगर देखा जाए तो कभी कभी क्या होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, बच्चा जन्म से, लोग कहते हैं बच्चा पैदा हो और बच्चा रोए ना, तो अगर बच्चा रोता नहीं है तो ये मान के चलिए कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, एपोक्सिया और हाइपोक्सिया डिजीज़ कहते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी होना। ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो ब्रेन तक सही ढंग से मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है,
तो आप समझिए कि अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो उस लेवल तक ब्रेन नहीं पहुंचा, ब्लड नहीं पहुंचा। अब ब्लड में क्या जाएगा, ऑक्सीजन भी जाएगा, न्यूट्रिशन भी जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं डिफिशियंसी होती है, चाहे वो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी चाहे न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी से वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आती है। उसको हम इन्वायरमेंटल फेज भी मान सकते हैं, मेडिकल फैक्टर भी मान सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर भी मान सकते हैं, साइकोलॉजिकली फैक्टर भी मान सकते हैं, यानी आप कई रीजन मान सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम वातावरण को भी देख सकते हैं, हम पोषण को देख सकते हैं, वहाँ के वातावरण को देख सकते हैं, फैमिली की लाइफ साइकिल को देख सकते हैं, फैमिली का एजुकेशन क्या है उसके आधार पर, ये तमाम रीजन के आधार पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। तो हम किसी बच्चे को हम नहीं कह सकते कि ये बच्चा इस ढंग से है, लेकिन एक मतलब जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो एक आधार पे बताते हैं, वो एक्टिविटी से कुछ उनके मेजरमेंट होते हैं, कुछ मापन क्रिया के माध्यम से ये ज़रूर बता देते हैं कि ये बच्चा लगता है कि इतने मिनट में अगर ये एक्टिविटी नहीं कर सकता है, मतलब ये प्रोसेस नहीं कर सकता, ये क्रिया नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये मतलब सामान्य से डीले है। तो इसी से हम लोग एक आभास लगाते हैं कि ये बच्चा कहीं ना कहीं IQ लेवल कम है, जो कि वो बच्चा जो कर रहा है ये बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो लेकिन एक अगर सही ढंग से देखा जाए तो वहाँ पे एक स्पेशल एजुकेटर, एक साइकेट्रिक और एक टीचर, मतलब सबका रहना जरूरी है, तब हम जाके मतलब ये चीज़ बता सकते हैं कि ये बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है। तो यहाँ पे इसके कहने का मतलब होता है कि साइकेट्रिक और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जितनी भी चीज़ होती हैं, इस पे दोनों का ट्रेनिंग देने का एक ही मकसद होता है कि हम अब जाने, हम अब फील्ड में जाते, हम आपसे ऐसे बच्चे मिलते हैं तो हम ऐसे बच्चे को ये चीज़ कर सकते हैं, हम बच्चे को ये बता सकते हैं कि ये बच्चे को मतलब एक साइकेट्रिक के पास दिखाइए, एक स्पेशल एजुकेटर को किसी से भी बता सकते हैं कि वहाँ पे फिजियोथेरेपी या जो भी होते हैं, सबके कहीं ना कहीं रोल होते हैं। बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे बताना चाहिए, और बच्चे को ये जागरूकता करने के लिए जो मेडिकल के फेज होते हैं, यानी प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी तक, प्रेगनेंसी के बाद, यानी मतलब हम कह सकते हैं प्री नेटल, नेटल और पोस्ट नेटल, तीनों फेज की अवस्थाओं को हमें ऑब्जर्व करना होता है, हमें केस हिस्ट्री लेनी पड़ती है, उसके बाद हम कहीं उस स्तर पे आते हैं कि ये बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि एक लेवल आने के बाद मैं ये जो टर्म्स होते हैं, ट्रेनिंग के प्रोसेस होते हैं, कहीं न कहीं न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होती है। मैं आपसे बता दूं कि DHA, डोकोसाहेक्सोनोइक एसिड, अगर देखा जाए तो एक प्रकार का फैटी एसिड होता है जो कि हमारे ब्रेन को चाहिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ब्रेन का डेवलपमेंट तभी होगा जब DHA रहेगा। हम लोगों का एक हम लोग मानते हैं कि बच्चे के अंदर ये डिफिशियंसी, तो किसी न किसी चीज़ की कमी हो गई, चाहे वो DHA मान सकते हैं। अभी लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम कुछ ऐसे मेडिकल आयुर्वेद पे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अश्वगंधा चाहिए, बोकोपा मोनोरी जिसको ब्राह्मणी कहते हैं, जिंको बाइलोबा, ऐसे प्रकार के एलिमेंट हैं जो प्लांट से रिलेटेड है। अगर ये सब चीज़ बच्चे को दिया जाए तो IQ लेवल को हम एक लेवल तक इंक्रीज कर सकते हैं, बहुत लेवल इंक्रीज नहीं कर सकते लेकिन मेंटेन किया जा सकता है, तो डिक्रीज नहीं किया जा सकता, मतलब घट नहीं सकता बच्चे की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ऐसी चीज़ों का भी सेवन कराएं। और हम मेडिकल फील्ड की बात तभी कर पाते हैं जब हमें ये चीज़ न्यूट्रिशन का पता हो। किसी को न्यूट्रिशन की नहीं पता होता। मैं आपसे बता दूं कि आज जितनी भी बीमारियां आ रही हैं, जितनी भी डिजीज आ रहे हैं, जितने भी डिसेबिलिटी आ रही है, वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी, एक तो पोषण की डिफिशियंसी, एक वातावरण की, और एक जेनेटिक DNA लेवल की बात करते हैं। तो ये 3 फेज बहुत बड़ा फैक्टर करता है। तो हमने आपसे बताया कि मतलब DNA लेवल तक की कभी कभी होता है कि पेरेंट्स की, माता पिता का IQ लेवल सही नहीं था इसलिए बच्चा भी ऐसा हुआ। मैं आपसे बता दूं कि अगर प्रेगनेंसी के समय, प्रेगनेंसी तक, प्रेगनेंसी के बाद तक की अगर उस बच्चे के सही ढंग से उस माँ को सही न्यूट्रिशन दिया जाए और हर लेवल को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो इस चीज़ से हम दूर कर सकते हैं। लेकिन हमें पता नहीं होता, कुछ न कुछ ऐसे न्यूरॉन होते हैं, कुछ ऐसे नर्वस सिस्टम होती हैं, कुछ तंत्रिका तंत्र ऐसे होते हैं जिसको सही ढंग से फेज नहीं मिलने पर, मैसेज नहीं मिलने पर हमारा ब्रेन जो होता है वो कंसेप्ट नहीं कर पाता। तो हमें कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है ये बच्चा इतने समय में ये चीज़ नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं IQ लेवल कहीं ना कहीं कम है। तो हम बौद्धिक अक्षमता की बात जो भी करते हैं
मैं आपसे बता दूं, जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं, आज समापन का भी दिन है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर जानें कि जितना भी हमें न्यूट्रिशन के लोग कहते हैं न्यूट्रिशन में क्या चाहिए भाई, अभी आपने बताया कि आज पूरी चीज़ अगर देखा जाए तो 7 तत्वों से मिलके बनी है। पानी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए, फाइबर भी चाहिए। कहीं न कहीं अगर किसी की डिफिशियंसी होती है तो कोई ना कोई रोग होते हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट की कमी करते हैं तो मतलब ये क्या होता है, जैसे अगर प्रोटीन की कमी होती है तो आप मान के चलिए कि अगर प्रोटीन की कमी हो रही है तो 2 चीज़ हो सकता है, एक मैरेस्मस डिजीज जो कि मतलब 18 साल के बिलो, और एक क्या होता है 18 साल के अगर एबव जाते हैं तो क्वाइस्क्वायर डिजीज हो जाता है। यानी प्रोटीन की डिफिशियंसी से इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं यानी 1 किलो पर 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। क्या हम अपने बच्चे को प्रोटीन दे रहे हैं? हम अपने बच्चे को क्या विटामिन्स दे रहे हैं? विटामिन्स अगर देखा जाए तो विटामिन से B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, C, विटामिन D, E, K, जितने भी विटामिन्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स बहुत ज़रूरी होता है। जल में घुलनशील विटामिन आपकी बॉडी को चाहिए, ये रोज़ बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगर ऐसा आप नहीं देते हैं तो उसकी कमी से भी तमाम रोग होंगे, स्किन डिजीज हो सकती हैं, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ सकते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो पूरा, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ रहा है तो ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये लगने लगेगा कि यार दिमाग सही ढंग से वो चीज़ नहीं कर रहा है, गैस बन रहे, एसिडिटी बन रहे हैं। तो पानी की भी, वाटर में बैलेंसिंग बॉडी की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बॉडी की जो उपापचयी क्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म जो होती है, अगर आप सही ढंग से अगर कर रहे हैं तो उपापचयी प्रक्रिया जिसके भी माध्यम से अगर हो रही है, तो इस चीज़ को आपको जानना होगा कि पानी की भी बैलेंसिंग सही हो। हम लोग कार्बो लविंग हैं। अगर आज देखा जाए तो इंडिया में आप ऐसे भी देख रहे होंगे कि सब लोग, जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं कार्बो लविंग हैं। हम लोग कार्बोहाइड्रेट को जितना वो करते हैं, हम लोग न्यूट्रिशन की या तो नॉलेज की डिफिशियंसी कहिए, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं नॉलेज की डिफिशियंसी कहिए, या तो फिर हमें खाना पसंद नहीं होता है। हम टेस्टिंग पे जाते हैं, हम टंग टेस्ट पे जाते हैं, हम टेस्ट बड पे जाते हैं, जो स्वाद कलिका होती है हम जीभ के टेस्ट पे जाते हैं, चाहे वो नुकसान करे, चाहे पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, हम ऐसे लोगों पे चले जाते हैं। तो इसका भी बहुत बड़ा बैड इम्प्रेशन पड़ता है हमारे आने वाली पीढ़ियों पे। मतलब अभी कहते हैं तो IQ लेवल पे क्यों पड़ता है? क्योंकि अभी आप देखें, अगर प्रोटीन की बात करते हैं, विटामिन्स की बात करते हैं, मिनरल की बात करते हैं, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, लोग कहते हैं लघु और दीर्घ, ये सूक्ष्म प्रकार के न्यूट्रिशन बॉडी को बहुत ज़रूरी है। अगर आप न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं दे पाते हैं तो न्यूट्रिशन की भी कमी से तमाम, जैसे अभी आपने देखा होगा कि सोडियम और पोटेशियम की भी कमी से, मतलब अगर सोडियम पोटेशियम की कमी से BP लो हो जाते हैं। अब इतना मौसम अगर इन्वायरमेंटल सही नहीं है तो पसीने आएंगे तो सोडियम क्लोराइड में से सोडियम अलग होगा, क्लोराइड अलग होगा, तो ये भी बैलेंसिंग बहुत बॉडी के लिए नेसेसरी है। तो इसलिए ये जो मेडिकल टर्म की बात आती है कि साइकेट्रिक और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात अगर हम करते हैं तो ये मेडिकल एंड साइकेट्रिक का बड़ा रोल होता है। मेडिकल की बात करते हैं, हम मेडिकल में क्या कर सकते हैं, साइकेट्रिक क्या करेगा, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा, इसको बार बार हैबिचुअल बनाइए, अभ्यास कराइए, तो वो लर्निंग फेज में आ जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि हमारी मस्तिष्क जो होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। तो अब ये चीज़ होती है कि अगर किसी चीज़ की हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो मतलब क्या होता है, ये सब कॉन्शियस में चले जाते हैं। कॉन्शियस जो होता है वो विजुलाइज फेज होता है, जो हम देखते हैं हमारी बॉडी करती है। सब कॉन्शियस फेज वो फेज होता है जिसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि मतलब जो चीज़ हैबिचुअल हो जाता है, जैसे अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं तो आप लोग ये जरूर जानते थे, कुछ ऐसी चीज़ होती है कि आप आँख मूंद के भी वो चीज़ होता है। जैसे गाड़ी अगर हम चलाते हैं तो आप देखते होंगे कि गाड़ी बर शुरुआत में नए अगर हम चलाएं तो अगर हम एक बार स्टार्ट करते हैं, अगर कोई कहता है ब्रेक मारिए तो हम नीचे देखते हैं, ऊपर देखते हैं, तमाम ऐसी फेज होती है क्योंकि ब्रेन को ये चीज़ नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक बार ऐसा होता है हम रोड पे निकलते हैं, अगर कोई चीज़ एक बैग ब्रेक मारना होता है तो हम नींद में भी रहते हैं तो वो चीज़ ब्रेक की जगह क्लच की जगह अपने आप हमारी बॉडी के कोऑर्डिनेशन अपने आप सही समन्वयक हो जाते हैं। तो ये चीज़ प्रैक्टिस के ऊपर होता है। साइकेट्रिक IQ लेवल के आधार पर हमारे मनोवैज्ञानिक जो होते हैं उसके आधार पर बच्चे को सही किया जा सकता है, एक लेवल तक लाया जा सकता है। उनके कुछ ट्रीटमेंट के माध्यम से, कुछ उनके
एक्टिविटी के माध्यम से, कुछ उनके पैरामीटर्स हैं, मापन के आधार पे भी आप करवा सकते हैं ऐसे बच्चे को। तो हमें एक साइकोलॉजी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये ऐसे बच्चों के साथ एक साइकोलॉजिस्ट का सजेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मनोवैज्ञानिक का और एक स्पेशल एजुकेटर जो उसको सही समय पे सही समय पे अगर बच्चे को कुछ न कुछ दिया जाए तो एक लेवल तक हम बच्चे को पहुंचा सकते हैं।